कराची में बेलगाम डेयरी माफिया ने दूध की कीमत में फी लीटर 10 रुपए का इजाफा कर दिया। डेयरी फार्म माफिया के सामने इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। शहरी दूध की बढ़ती कीमतों पर इंतजामिया पर बरस पड़े हैं। मजीद बगैर IMF की मदद लिए ये बजट जो है मईशत के लिए कितना खुशाइंद होगा, क्योंकि दावा तो किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि अवाम दोस्त होगा, बड़ा रिलीफ दिया जाएगा और बहुत खुशाइंद बजट होगा। देखिए, इस वक्त अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी देख लेना, इसको सिर्फ आप इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई डरावनी मज़ाहिया फिल्म है, ये हॉरर जो है कॉमेडी है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में और जो कुछ भी IMF कह रहा है या कर रहा है उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जर्रा बराबर भी ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, समझ नहीं आता कि आपने डरना कहाँ पे है, रोना कहाँ पे और हंसना कहाँ पे है। इनकी कोई भी आप फैसला देख लें क्या। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की सरकार बहुत जल्दी बजट पेश करने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान IMF की डील को पूरी तरीक़ा से नहीं कर पाया। IMF ने तो पाकिस्तान को पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान का बजट भी खतरे में आ चुका है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इनफैक्ट IMF ऑन बोर्ड आएगा। देखिए, इसके दो पहलू। IMF ऑन बोर्ड आएगा अगर, तो उसकी मर्ज़ी से अगर बजट बनेगा तो वो खुशाइन नहीं होगा, वो टैक्स हैवी हो सकता है और उसमें सब्सिडीज़ बहुत कम हो सकती हैं, जो कि इकॉनमी के लिए डेफिनेटली जो है, जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके लिए हो सकता है, बट उसके लिए वो खुशाइन आवाम के लिए शायद ना हो। सेकेंडली, IMF अगर नहीं होता है और IMF के हिसाब से अगर बजट नहीं बनता है तो फिर खुशाइन होगा आवाम के लिए शॉर्ट टर्म में, बट वो एक्चुअली इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें टैक्सेस कम हो सकते हैं या जहाँ टैक्सेस लगाने चाहिए वहाँ टैक्सेस नहीं लगेंगे और एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेज है उन पर टैक्स लग सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो सब्सिडीज़ हैं उनमें इजाफा हो सकता है। तो वो टेम्परेरी तो खुशाइन हो सकता है, बट इकॉनमी के लिए हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रही है और महंगाई ज़्यादा है इस वक्त, और आने वाले दिनों में हमें कर्ज़ों की अदायगियाँ भी करनी है। तो मेरे ख्याल में IMF के साथ बैठ के बजट बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि IMF भी ऑन बोर्ड आए और हमें जो भी सख्त घूंट पीना वो पी लें, ताकि हम इकॉनमी हमारी जो है संभल सके अगले 6-8 महीने साल के बाद। खुरम साहब, ये जो बजट में करंट अकाउंट खसारा है, या ये कम करने पर जोर होगा, लगता है आपको? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये कि करंट अकाउंट में जो बड़ा पोर्शन है इम्पोर्ट्स का है, और इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती हैं गवर्नमेंट के अपने ख़र्चों की वजह से भी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम खर्चों का है गवर्नमेंट के। और ख़र्चे जो है पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, ऑलमोस्ट डबल। जहाँ पे आपका टैक्स जो है वो तकरीबन जो है GDP का अगर हिस्सा देखें, यानी कि जितनी मईशत का साइज़ है उस हिसाब से टैक्स कितना इकट्ठा होता है, वो तो 9 से लेकर 11% तक हम पहुँचे हैं, और फिर दोबारा 9 पे चले गए, फिर 10 पे आ गए। तो इसी के बीच में घूमते रहेंगे, 9 से 11% के बीच में मईशत के साइज़ का हम टैक्स इकट्ठा करते आए हैं। और अगर आप ख़र्चे देखें मईशत के साइज़ का, तो वो हम 13% करते थे, आज हम 20-22% पे पहुँचे हुए हैं। तो खर्चे डबल हो गए, टैक्स वहीं का वहीं है। इसका मतलब है जो खर्चे आपने एक तो संभाल नहीं पाए खर्चों को, और ख़र्चों को जो सपोर्ट किया है जिसने, जिसके ज़रिए से खर्चे हुए हैं, वो कर्ज़ा लेने के थ्रू हुए हैं। पिछले कोई 10-12 सालों की मैं बात करूँ डिफरेंट गवर्नमेंट्स की। तो पॉइंट मेरा ये कि जो खर्चे हैं ना बजट के अंदर, वो हम स्टार्ट ही खर्चे से करते हैं बजट के। जी इतना एक्सपेंडिचर होगा, ये खर्चा होगा सारा, उसके अगेंस्ट हम यहाँ से टैक्स लेंगे, इतने टैक्स लेंगे और इस रेट पे टैक्स लेंगे, लेकिन जो बच जाएगा वो हम कर्जे ले लेंगे। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से खर्चा करें, बल्कि हम ये सोचते हैं बजट हमेशा ऐसा बनता है कि जितना खर्चा होगा उस हिसाब से रिसोर्सेज हैं या नहीं है, और अगर खर्चे के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है, टैक्स नहीं है, तो आप वो जो बाकी जो खर्चा करना है हमने उसका हम कर्जा ले लेंगे। हम ये नहीं सोचते कि खर्चा कम करें। तो पॉइंट मेरा ये है कि खर्चा मेन इशू है, इस पर कोई बात नहीं करता, हर कोई टैक्स पे बात करता है। तो खर्चों को कम करना है, जो कि बहुत बड़ा टास्क है आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए भी, इनके लिए भी। अच्छा खुरम साहब, एक और सवाल, ये जो कौन सी सनतें ऐसी हैं, कौन सी सनतें हैं जिनको दरामदी रिलीफ मिल सकता है आपके मुताबिक? देखिए, मेरा ख्याल में रिलीफ नहीं मिलेगा इस मरतबा। शायद सब्सिडीज़ कम हो जाएं, रिलीफ्स कम हो जाएं। ये भी बात हो रही है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए टैक्स का एक तरह से सॉर्ट ऑफ रिलीफ है कि जी वो 1% दे और बस उतना ही टैक्स है उसके लिए। वो ये कहा जा रहा है कि वो 1% अब देगा, लेकिन उसके बाद भी FBR के चक्कर लगाएगा और अपने आप को डॉक्यूमेंट करे और सब कुछ करे, और ये तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हो रही है, फिर रिजर्व पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। मसला ये है डॉक्टर साहिबा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ही स्क्वीज़ करने की बात हो रही है। और दूसरा ये कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कंजम्पशन टैक्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा
बड़ी जो है ना वो बर्डन होता है आवाम पे। जैसे कि सेल्स टैक्स को आपने 17 कर दिया, 18% कर दिया। सेल्स टैक्स को तो हमारे यहाँ 10% या उससे नीचे होना चाहिए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। और जो टैक्स रेट पे नहीं है, प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम रिटेल सेक्टर की बात करते हैं, ये 40-40% हैं आपकी इकोनॉमी का। रिटेल सेक्टर हो गया और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये 2% टैक्स देते हैं इकोनॉमी में, 40% हिस्सा है इनका। और बाकी जो 60% हिस्सा है वो 98% टैक्स देता है। तो कितनी जो है वो कितना डिसबैलेंस है टैक्स देने वाले में और कंट्रीब्यूशन जिसका इकोनॉमी में ज़्यादा उसमें। तो ये डिसबैलेंस ठीक करें ताकि सही जगह से टैक्स दिया जाए और सही जगह लगे, और हमें कर्जा ना लेना पड़े ज़्यादा, बल्कि कर्जा हम वापस दें। अपनी जो स्टेट और एंटिटीज़ हैं इनके हम लॉसेस कम करें। 5 बड़ी एंटिटीज़ हैं जिनके लॉसेस आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बल्कि हम कर्जा वापस दें। जी 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 बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 3-4 एरियाज़ हैं जिस पे अगर ध्यान दिया जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अपनी जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं इनके लॉसेस कम करें, इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट डालें, प्रोफेशनल बोर्ड्स डालें, अच्छी तरीके से चलाएं। देखिए जब हालात ख़राब होते हैं, प्राइवेटाइज चीज़ें नहीं होती, मुश्किल होती हैं, उस वक्त आप उनको बेहतर करते हैं थोड़ा सा। आपको खौफ नहीं आ रहा कि कौन से लोग इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लित हो गए कि जिनको अभी तक ये नहीं पता कि आईएमएफ की डील कब होगी? बुनियादी चीज है कि मैं रोज आपसे मुज़ाकरात करके उठूं और मुझे ये नहीं पता हो कि ये मुज़ाकरात कब खत्म होंगे, जब आपको पता है कि आपके की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, दूसरी तरफ से क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहां से आप इनकी कारकर्दगी का अंदाजा अच्छा, लेकिन अब तुफा तमाशा है कि डील एक्सपर्ट ही आईएमएफ से डील नहीं ले पा रहे। हाँ वही ना, मसला ये है कि जिधर भी वो जा रहे हैं, कि अनकरा में भी वो गए हैं, वहां पे भी, तुर्की में भी जो उनको मीडिया से उनका इंटरव्यू हुआ है वहां पे भी उनसे आईएमएफ की डील के हवाले से पूछा गया वज़ीर आज़म साहब से, और रोज ये हमें बताते हैं कि जनाब बस अगले हफ्ते वो फाइनल हो जाएगा। और ये कितने माह से हम सुन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक समझ नहीं आता कि आप इस पे हंसें या खौफजदा हों कि किन लोगों के हवाले ये मुल्क कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, जो 9 मई है, 9 मई नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। उसको कानून के तरीके से डील किया जाएगा, आइन और कानून मौजूद है, उन लोगों को आप कानून के मुताबिक डील करें। लेकिन हुकूमत ने उसको अपना सियासी बयानिया बना लिया है, हुकूमत ने उसका सियासी चूरन बेचना शुरू कर दिया। 9 मई भाई आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? पहले बड़ा क्वेश्चन ये कि वो जो निगरान हुकूमत है, जिसके साथ अब कोई निगरान भी नहीं लिख रहा, पंजाब की निगरान हुकूमत के साथ मुख्तलिफ आप जगहों पे उसकी मीडिया रिपोर्टिंग देखें, पंजाब की हुकूमत, पंजाब जो मेरी प्रोजेक्शन से मुख्तलिफ हो, और अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं तो बिल्कुल हालात उसी तरफ जा रहे हैं जो मैं फोर्सी कर रहा था और देख रहा था, और वहीं जा रहे हैं। और वो ये है कि पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान, और हम सिर्फ ये बात करते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम आ जाएगा या आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आईएमएफ किसी भी मसले का हल नहीं होता। वो एक अस्पताल की तरह है जिसमें मरीज को ले जाया जाता है और फिर उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है। हम ये समझते हैं कि अस्पताल में पहुंचाना वो काफ़ी है। तो अभी मैं एक सेमिनार में था लाहौर में, तो उसने तो आईएमएफ का मतलब होता है कि वेंटिलेटर पे बंदा पड़ा हुआ है इस वक्त। तो हमारा मसला ये है कि हमारा जो मरीज है वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है और हम अगले हफ्ते उसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये जो बेकार की हम बातें कर रहे हैं कि आईएमएफ आएगा या आ जाएगा और सही हो जाएगा, ये बातें गलत हैं। मैंने पहले भी कहा कि आईएमएफ के बगैर कोई इलाज नहीं है, जाना हमें आईएमएफ में ही पड़ेगा, मगर आईएमएफ के जाने के बाद जो इलाज वो बता रहे हैं वो करने पड़ेंगे। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे हैं कि इलाज सिर्फ ये है कि जी हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें या हम टैक्सेस में 100-200 बिलियन का करेक्शन कर लें, ये इलाज नहीं है। पाकिस्तान को सबसे पहला इलाज तो ये करना पड़ेगा फरिया, कि ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अपने बैरूनी और अंदरूनी खर्चे अदा नहीं कर सकते उस शेड्यूल पे जो शेड्यूल आज मौजूद है। अब उस
तो दोस्तों बजट से पहले ही पाकिस्तानियों की महंगाई से चीख निकली हुई है। फिजा खलीफा भी अब उम्मीदें छोड़ चुकी है, क्योंकि उसको भी उम्मीद नहीं रही कि अब IMF के पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को पैसे देने से साफ साफ इनकार सा कर दिया है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान का बजट भी गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान यदि IMF का बजट नहीं बनाता है तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, और अपनी आवाम के लिए पाकिस्तानी सरकार बजट नहीं बनाती है तो वोट नहीं मिलेंगे। यही कारण है कि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत बुरी तरीक़ा से फंस चुकी है, और पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के दिवालिया होने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। एक के बाद एक पाकिस्तान को लगातार झटके लगते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को IMF से पैसा लेना बेहद ज़रूरी है। यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता है तो दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तानी सरकार IMF के नए प्रोग्राम में जाने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अर्थशास्त्री बार बार चेता रहे हैं कि ये अगला वाला प्रोग्राम इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि IMF अपनी शर्तों को और ज़्यादा तगड़ी कर देगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।